हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 8 पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 7 पढ़ा है। सेक्शन 7 जो एक्सेप्टेंस की बात करता है और वो ये कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड की बात करता है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रोविजनल एक्सेप्टेंस भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और वो जो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है वो सेक्शन 7 में को ही कवर करेगा। चूंकि सेक्शन 7 कहता है कि शर्त रहित होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, उसके बाद भी प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हो सकता है, और ये इस शर्त के साथ हो सकता है कि किसी प्राधिकारी का अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने तक वह प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस प्रोविजनल ही रहेगा, अनंतरिम ही रहेगा। जैसे ही अप्रूवल उस अधिकारी का मिल जाता है तो वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट भी हो जाएगा और अनक्वालिफाइड भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस अंतिम बोली वाले व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जिसने जो प्रस्तावक है, तो वो जो प्रस्तावक है वो इस दौरान अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि अनुमोदन मिलने के पहले तक प्रस्तावक अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है, अपनी प्रस्तावना को वापस ले सकता है। लेकिन यदि अनुमोदन मिल गया तो फिर वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट भी हो जाएगा और अनक्वालिफाइड हो जाएगा। सेक्शन 7 के अंतर्गत ये छोटी सी बात छूट गई थी, तो मैंने सोचा कि जब मैं सेक्शन 8 पर वीडियो बनाऊंगा उस समय आपको बता दूंगा। तो ये जो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस की बात है ये अभी तक किसी प्रीलिम्स या मेंस में नहीं पूछा गया है। बहुत सारे मैंने पेपर देखे हैं, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में जरूर पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन या तो सडनली आपके सामने आएंगे या इंटरव्यू में आपको फेस करने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें जो स्लिप कर जाती हैं हम लोगों से, और वो बाद में इंटरव्यू जैसी जगहों पर, जो कि निर्णायक स्टेज होती है हमारे करियर के लिए, वहां पर ये परेशान करती हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा ना छूटे, ऐसे पढ़ना चाहिए हम लोगों को। छोटी छोटी चीजें अगर हम रिवाइज करते हैं तो पकड़ में आ जाती है कि कोई चीज छूट रही थी, तो उसे कहीं ना कहीं हम मैनेज कर लें। चलिए हम सेक्शन पढ़ेंगे 8। सेक्शन 8 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन हम 8 पढ़ने जा रहे हैं, और ये बात एक्सेप्टेंस की ये भी करता है। लेकिन सेक्शन 8 का हेड देखिए तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन 7 के बाद सेक्शन 8 का जो हेड है वो क्या कहता है। वो कहता है एक्सेप्टेंस, और सेक्शन 7 तो एक्सेप्टेंस की बात ही करता है। लेकिन ये एक्सेप्टेंस के साथ साथ कुछ बात बताता है। कहता है एक्सेप्टेंस बाई परफॉर्मिंग कंडीशंस, और रिसीविंग कंसीडरेशन। ये बात करता है। सेक्शन 8 बात करता है, एक्सेप्टेंस की बात करता है, लेकिन यहां एक्सेप्टेंस समझने के लिए है कि हमें इसमें कम्युनिकेट नहीं करने की आवश्यकता है। सूचना जो धारा 3 के अनुसार हमें प्रतिग्रहण की सूचना
जो कम्युनिकेशन की बात की गई है, जो उसमें सेक्शन 3 में प्रिस्क्राइब किया गया है कि ऐसे मैनर और ऐसे मोड से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, तो सेक्शन 8 के अंतर्गत ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है। इसलिए नहीं बताई गई है क्योंकि सेक्शन 8 स्पेशली ऐसी संविदाओं के लिए बनाया गया है, ऐसी प्रस्थापनाओं के लिए बनाया गया है जो लोक प्रस्थापनाएं होती हैं। तो ऐसी प्रस्थापना जो लोक से की जाती है और जो अनिश्चित व्यक्तियों में से उसको स्वीकार की जाती है, आप यूं कहें कि अनिश्चित व्यक्तियों के लिए जो प्रस्ताव किया जाता है वो लोक प्रस्थापना कहलाती है। तो यहाँ ये समझ में आता है कि जब हम प्रस्ताव करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उसका एक्सेप्टेंस कौन करेगा। किसी निश्चित व्यक्ति से तो हमने किया ही नहीं है, अनिश्चित लोगों से किया है, तो हमें पता ही नहीं है। अब हमें पता कब चलेगा, इसकी हम बात करेंगे अभी। तो सेक्शन 8 इसीलिए बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो सेक्शन 8 के 2 पार्ट हमें दिख रहे हैं। सेक्शन 8 2 बातें कर रहा है, एक्सेप्टेंस तो कर रहा है लेकिन 2 बातें कर रहा है। अब ये 2 बातें ये है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, इसको आप कंडक्ट भी कह सकते हैं। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, आचरण के द्वारा भी एक्सेप्टेंस हो सकता है, प्रतिग्रहण। और दूसरा तरीका है रिसीविंग कंसीडरेशन। अगर प्रस्ताव के साथ ही कोई प्रतिफल भी जोड़ दिया जाए और प्रतिफल सहित प्रस्ताव रखा जाए और कोई व्यक्ति यदि उस प्रतिफल को एक्सेप्ट कर लेता है तब भी हम ये कहेंगे कि प्रतिग्रहण हो गया या उसने प्रतिग्रहण कर लिया। जरूरी नहीं है कि वो शब्दों के माध्यम से ही प्रतिग्रहण करे या धारा 3 के अकॉर्डिंग ही उसको वो कम्युनिकेट करे, प्रतिग्रहण का कम्युनिकेशन करे। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 के अंतर्गत नहीं है। सेक्शन 8 कहता है कि यदि कोई प्रस्ताव में कंडीशंस बताई गई हैं, अगर आपने उन कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया प्रिस्क्राइब्ड मैनर से, जैसा कि प्रस्ताव में बताया गया, जिस तरीके से उन शर्तों के पालन का मोड एंड मैनर बताया गया है, अगर आपने उस मोड और मैनर से उनका पालन कर दिया तो आपका पालन करना ही एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा या हो जाएगा। इसमें भी आपको कम्युनिकेट नहीं करना। अगर आपने कंसीडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट तो ये है और इसके लिए आपको पढ़ना है कार्बोलिक कार्लिल बनाम, कार्लिल तो छूट ही गया, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का मामला पढ़ना है। ये लोक प्रस्थापना से संबंधित बहुत ही पॉपुलर और लीडिंग केस है। सेक्शन 8 के लिए खास तौर से इसको पढ़ना चाहिए आपको। दूसरा पार्ट है एक्सेप्टेंस बाय रिसीविंग कंसीडरेशन। तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया ये और दूसरा पार्ट हो गया ये, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। दूसरा पार्ट है एक्सेप्टेंस बाय रिसीविंग कंसीडरेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, हम ये पढ़ेंगे आज। तो इसके लिए हम इसको यहां से निकाल देते हैं, जरा फिर समझते हैं। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है, पहली बात ये है कि नोटिस या कम्युनिकेट नहीं करना, सूचना देना आवश्यक नहीं है। और यह अगर इस तरह कोई संविदा बनती है
कोई एक्सेप्ट करता है, प्रतिग्रहण करता है, संविदा बनती है, तो वहां पर एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना अव्यवहारिक सा लगता है, असंभव सा लगता है। ये भी हम जानेंगे क्यों। तो पहली बात इसके लिए आप ये समझ लीजिए, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन या एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट में अगर देखें तो वहां सूचना देना आवश्यक नहीं है। और किसकी सूचना देना आवश्यक नहीं है, ये भी आप देख लीजिए कि प्रस्थापना के अंदर जो शर्तें हैं, प्रस्थापना की शर्तों के पालन की सूचना देना आवश्यक नहीं है। अर्थात सेक्शन 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का को फॉलो करना जरूरी नहीं है, इसके अंतर्गत आवश्यक नहीं है। सूचना देना इसके अंतर्गत आवश्यक नहीं है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको जानना है कि इस तरह का जो एक्सेप्टेंस होता है, खासतौर से कंडक्ट के द्वारा जो एक्सेप्टेंस होता है, कंडीशन यानी कि प्रस्थापना की शर्तों के पालन के द्वारा जो एक्सेप्टेंस होता है, ऐसी एक्सेप्टेंस लोक प्रस्थापनाओं के संबंध में ही होता है। लोक प्रस्थापना के संबंध में ही होता है। अब ये लोक प्रस्थापना क्या, जो अनिश्चित व्यक्तियों से की जाए, अनिश्चित एक साथ कई व्यक्तियों से किया जाए, तो अनिश्चित व्यक्तियों से की जाती है। लोक प्रस्थापना किनसे की जाती है, अनिश्चित व्यक्तियों से की जाती है। पहली बात तो ये, लोक प्रस्थापना अनिश्चित व्यक्तियों से की जाती है। अब अनिश्चित व्यक्ति के अंदर ही कोई व्यक्ति विशेष होता है। इस अनिश्चित व्यक्तियों जितने भी लोगों से की गई है, उन लोगों में से कोई व्यक्ति विशेष होता है। कोई व्यक्ति विशेष ये कोई व्यक्ति विशेष जो प्रस्थापना की शर्तों का पालन, प्रस्थापना के अंतर्गत जो विहित तरीका बताया गया है उस ढंग से पालन करता है, कोई व्यक्ति विशेष ही होता है ये। तो कोई व्यक्ति विशेष होता है जो प्रिस्क्राइब तरीके से, प्रिस्क्राइब मोड एंड मैनर से जो प्रस्थापना के अंतर्गत कंडीशंस हैं, कंडीशन को क्या करता है, परफॉर्म कर देता है। अगर वो ऐसा कर देता है तो उसके द्वारा इस व्यक्ति विशेष द्वारा एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। अगर लोग अनिश्चित व्यक्तियों से की जाती है तो उन अनिश्चित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति विशेष ही होता है जो भी ये प्रस्थापना है, इस प्रस्थापना के अंतर्गत जो भी प्रिस्क्राइब्ड मोड एंड मैनर बताया गया है, जो भी शर्तें बताई गई हैं, इन शर्तों को परफॉर्म कर देता है। तो हम समझेंगे, इस तरीके से ही परफॉर्म करता है तो समझेंगे कि एक्सेप्टेंस उस व्यक्ति के द्वारा किया गया, ये समझेंगे यहां पर। और यही समझने के लिए, ये तरीका समझने के लिए सेक्शन 8 के अंतर्गत एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन या एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट को समझने के लिए हमें ये दो चीजें जानना बहुत आवश्यक है। इसमें सूचना देना आवश्यक नहीं है। धारा 3 के अंतर्गत प्रस्थापना की
शर्तों के पालन की जो सूचना है वो आवश्यक नहीं है। मानसिक प्रतिग्रहण नहीं होता, याद रखिएगा, इसलिए सूचना देना आवश्यक होता है। देखिए, सेक्शन 3 के अंतर्गत सूचना देना आवश्यक होता है। प्रतिग्रहण की सूचना, कम्युनिकेशन तो जरूरी है, क्योंकि संविदा अधिनियम के अंतर्गत ये माना जाता है कि मानसिक प्रतिग्रहण कोई भी प्रतिग्रहण नहीं होता, इसलिए ये जरूरी है। लेकिन लोक प्रस्तावनाओं के संबंध में ये आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? चूंकि हम वहां पर कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन शब्दों के द्वारा नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के द्वारा कर रहे हैं, है ना। कोई चीज हम कंडक्ट के द्वारा कर रहे हैं, तो जो भी प्रस्थापना में है, अगर उसको हम अपने कंडक्ट या अपने परफॉर्मेंस के द्वारा शो कर देते हैं तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। चलो, तो अब हम यहां इसी चीज को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ये मामला, जिसका नाम है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये इसका लीडिंग केस है, सेक्शन 8 का लीडिंग केस है ये। यहां आपको समझना है इसके हेड को, तो याद हो जाएगा आपको। कार्लिल का मतलब है कि ये श्रीमती कार्लिल हैं। इन्होंने इस कंपनी, ये कंपनी क्या है? औषधि निर्माण कंपनी है, ये दवा निर्माण कतरी कंपनी है ये। इस कंपनी ने स्मोक बॉल नाम से, इस नाम से एक दवा बनाई। ये दवा जो है इन्फ्लुएंजा की दवा थी। इन्फ्लुएंजा की दवा थी। कंपनी ने इस दवा का निर्माण करके विज्ञापन कर दिया। क्या विज्ञापन कर दिया? कि जो भी व्यक्ति इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से पीड़ित है, यदि वो कंपनी के द्वारा बताए गए तरीकों से दिन में 3 बार इस दवा को लेता है, प्रयोग करता है, तो वह इस बीमारी से, यानी कि इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, या वो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। यह विज्ञापन इस कंपनी ने कर दिया। इस कंपनी के विज्ञापन को देख करके श्रीमती कार्लिल जो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से पीड़ित थी, उन्होंने इस कंपनी की स्मोक बॉल नामक दवा का इस्तेमाल खरीदा और इस्तेमाल किया। जिस तरह से कंपनी ने बताया था, कंपनी के बताए हुए तरीकों से ही उसने इस दवा का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इस बीमारी से वो पीड़ित नहीं, इस बीमारी उनकी ठीक नहीं हुई। ये बीमारी जो है उनकी ठीक नहीं हुई। अब बीमारी ठीक नहीं हुई तो कंपनी ने जो विज्ञापन दिया था कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, अगर वो स्वस्थ नहीं होता है, तो विज्ञापन में आगे क्या था कि अगर वो स्वस्थ नहीं होता है, कंपनी के द्वारा बताए गए तरीकों से स्मोक बॉल नामक दवा का प्रयोग करने के बाद भी यदि वह व्यक्ति इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से स्वस्थ नहीं होता है, तो कंपनी उसे 100 पाउंड देगी। 100 पाउंड देगी। कंपनी के द्वारा 100 पाउंड का इनाम भी घोषित किया गया। अच्छा, लोग विश्वास कर लें कंपनी की बातों पर, इसलिए कंपनी ने 1000 पाउंड
बैंक में भी जमा करवा दिए थे, बैंक में भी जमा करवा दिए थे। अब जब बैंक में जमा करवा दिए तो लोगों ने विज्ञापन देखा, लोगों को पता चला, तो लोगों को सच्चाई लगी, कंपनी पर भी ट्रस्ट हुआ कि भाई जब उसने बैंक में पहले ही पैसा जमा करा रखा है तो अगर हम ठीक नहीं होंगे तो हम दावा करेंगे 100 पाउंड तो मिल ही जाएगा। यही हुआ। श्रीमती कार्लिल ने जब उनका दवा का प्रयोग किया और वो ठीक नहीं हुई तो 100 पाउंड के लिए श्रीमती कार्लिल ने 100 पाउंड के लिए वाद दाखिल कर दिया। काहे के लिए कि भाई हमने तो कंपनी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसको एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट कैसे किया? हमने कहा ना, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। तो कंपनी ने जो कंडीशन बताया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग श्रीमती कार्लिल ने स्मोक बाल नामक दवा का प्रयोग किया, जैसे बताया वैसे किया, और वो ठीक नहीं हुई। क्योंकि उन्होंने तो, कंपनी ने जो कहा कार्लिल ने किया, तो एक्सेप्टेंस तो हो गया, परफॉर्मिंग कंडीशन हो गया। अब एक्सेप्टेंस हो गया, प्रतिग्रहण हो गया, तो उनके पास राइट है कि वो कंपनी से 100 पाउंड मांगे। अब 100 पाउंड मांगने के लिए उन्होंने मुकदमा चलाया, मुकदमा लाए। तब कंपनी ने क्या कहा? कंपनी कितनी होशियार है ये देखो। तो कंपनी ने फिर बात वही कही कि भाई प्रतिग्रहण का मामला, कंपनी ने दवा के संबंध में तो अपने तर्क दिए, वो तो अलग बात है, उन तर्कों से हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा तो लेना देना है इससे कि यहां पर श्रीमती कार्लिल और कार्बोलिक स्मॉल बाल कंपनी के बीच में संविदा हुई कि नहीं हुई। तो संविदा के लिए हमने पहले तो सेक्शन 3 पढ़ रखा है कि एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है। इसके बाद सेक्शन 7 पढ़ रखा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो उस अकॉर्डिंग तो यहां देखा जाए तो संविदा 7 के अकॉर्डिंग तो है नहीं, लेकिन सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग होगी। कैसे होगी? क्योंकि जब वाद लाया गया, जब मामला लाया गया, तो कंपनी ने कहा कि साहब प्रतिग्रहण तो हुआ ही नहीं, इसमें प्रतिग्रहण तो हुआ ही नहीं। कंपनी ने तर्क दिया कि संविदा के लिए क्या आवश्यक है। कंपनी का तर्क देखो आप, कंपनी ने तर्क दिया संविदा के लिए ये तर्क है कंपनी द्वारा। अन्य तर्क अपने दिए उसने दवा के संबंध में, लेकिन कानून के संबंध में क्या तर्क दिए ये आपको देखना है। तर्क दिया कि संविदा के लिए आवश्यक है, प्रस्थापना के लिए आवश्यक है प्रस्थापना। एक बात तो संविदा के लिए आवश्यक है प्रस्थापना का प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण आवश्यक है। ये तो आवश्यक है कि प्रतिग्रहण किया जाए, एक बात। और ये प्रतिग्रहण, जो ये प्रतिग्रहण किया जाए, दूसरी बात कहता है प्रतिग्रहण जो है कहां पहुंचाया जाए। तो ये प्रतिग्रहण, तो प्रतिग्रहण प्रस्थापक को किया जाए, प्रतिग्रहण तो किया जाए लेकिन प्रतिग्रहण प्रस्थापक को किया जाए। और प्रस्थापक कौन है? कंपनी। प्रतिग्रहण किसने किया? श्रीमती कार्लिल ने किया। तो कंपनी ने कहा कि हमें तो, इन्होंने, श्रीमती कार्लिल ने तो प्रतिग्रहण किया ही नहीं, क्योंकि हमको तो कम्युनिकेट किया ही नहीं, हमें तो बताया नहीं। प्रतिग्रहण प्रस्थापक को किया जाए तो प्रस्थापक तो कंपनी है, तो ये तो साहब हुआ नहीं, और ये हुआ नहीं इसलिए संविदा हुई नहीं। तो न्यायालय ने क्या कहा ये समझिए। न्यायालय ने कहा कि ज्यादा होशियार मत बनो। अब न्यायालय द्वारा क्या कहा गया वो भी इसमें देख लो आप। तो न्यायालय ने कहा
न्यायालय न्यायालय ने क्या कहा ये देख लीजिए। तो न्यायालय ने सबसे पहली बात तो कंपनी के तर्क को अमान्य कर दिया। सबसे पहला काम तो न्यायालय ने यह किया। और कहा क्या? और कहा कि ऐसे प्रस्ताव, ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रस्ताव जिनमें इनाम घोषित किए जाते हैं संपूर्ण जनता से किया जाता है, संपूर्ण जनता से किया जाता है। तो संपूर्ण जनता के लिए होने के कारण, ऐसे लिख लो, संपूर्ण जनता के लिए होने के कारण समान प्रस्ताव कहे जाते हैं। समान प्रस्ताव कहे जाते हैं। ये न्यायालय ने कहा, यानी कि यही लोक प्रस्थापनाएं है। न्यायालय ने कहा कि कंपनी के द्वारा जो विज्ञापन दिया गया था वो लोक प्रस्थापना की श्रेणी में आता है, वो समान प्रस्ताव की श्रेणी में आता है, उनको समान प्रस्ताव कहा जाता है। और ये अनिश्चित व्यक्तियों से होता है। इसको कोई भी व्यक्ति जो प्रस्ताव में दिए गई शर्तों, तरीकों को पूरा करता है, तो कोई भी व्यक्ति यदि उसको स्वीकार करता है तो उन शर्तों को पूरा करता है अपने कंडक्ट के द्वारा, अपने परफॉर्मिंग के द्वारा। तो न्यायालय ने यही कहा कि ये प्रस्ताव जो आपने दिया है ना, ये समान प्रस्ताव है, ये लोक प्रस्थापना है, इसमें प्रतिग्रहण की आवश्यकता नहीं है, सूचना की आवश्यकता नहीं है। इसमें श्रीमती कार्लिल आपको सूचना नहीं दी है तो कोई गलती नहीं किया है। आप तो इसमें सूचना की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिए कि ऐसे प्रस्ताव में सूचना की आवश्यकता नहीं होती। ये न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया न्यायालय ने। और न्यायालय ने कहा कि आप दोनों के बीच संविदा उत्पन्न होती है और श्रीमती कार्लिल को आप घोषित इनाम देने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये था श्रीमती कार्लिल बनाम स्मोक बाल कंपनी का मामला। और इससे हमें यह पता चला कि जो सेक्शन 8 है हमारा, वो इसीलिए बना है, लोक प्रस्थापनाओं के लिए बना है। और लोक प्रस्थापनाओं में का जो पहला पार्ट है वो हमने देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट, एक्सेप्टेंस बाय रिसीविंग कंसीडरेशन को देखेंगे। अब ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बताएंगे। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप फिर मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं PCSJ, HJS, APO या अदर लीगल एग्जाम्स के सिलेबस को अपने चैनल में डील करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।